नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, तो ये जो कल हम लोगों ने जो एक्ट देखे थे और जो आज देखने वाले हैं, भारत शासन एक्ट 1858, इससे पहले के जो एक्ट जो है वो ब्रिटिश संसद तो कानून बना रही है, लेकिन लागू कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि अब ब्रिटिश संसद कानून बनाएगी और ब्रिटिश संसद कानून ही लागू करेगी। ठीक है, तो 1858 का जो भारत शासन एक्ट है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने साथियों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत शासन जो एक्ट था उसके उस समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? तो विक्टोरिया रानी थी। प्रधानमंत्री पूछा जाता है तो पामस्टर्म प्रधानमंत्री थे। और प्रस्तुत किसने किया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये स्टैनली जो नाम आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अभी बताता हूँ किस लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो भारत शासन अधिनियम था इसको किसने प्रस्तुत किया था, यानी प्रेजेंटेड बाई, तो स्टैनली। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। देखिए, भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग और ये लास्ट होने वाले हैं। ठीक है, मतलब ख़त्म नहीं होने वाले हैं, मतलब ये अंतिम हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट नहीं, लास्ट वाला बात कर रहा था मैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है इस अधिनियम की घोषणा जो है ये कब हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन बन जाता है। तो ये अच्छे पेपर में क्वेश्चन बनेगा। 1 नवंबर 1858 को इस अधिनियम की घोषणा की गई थी और शाही दरबार लगाया गया था इसके लिए इलाहाबाद में। कहाँ लगाया गया था? इलाहाबाद में कैनिंग के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, जब ये शाही घोषणा हुई थी, जब ये शाही दरबार लगाया गया था और ये प्रस्तुत किया गया था, तो इसको जो भारतीय जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, तो भारत के शिक्षित वर्ग के जो लोग थे इसे कहा था इन्होंने मैग्ना कार्टा। क्या कहा था? मैग्ना कार्टा। अब ये मैग्ना कार्टा क्या होता है? ये एक तरीके से अधिकार पत्र होता था। इंग्लैंड में 1250 के आसपास वहाँ के राजा ने अपने प्रजा के लिए अधिकार पत्र जो दिए थे, तो वहाँ पर ये मैग्ना कार्टा की बात कही गई थी। जो ये इसी का शब्द आया है मैग्ना कार्टा, इसी के लिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से अधिकार पत्र था। बड़ा खुश थे भारतीय शिक्षित वर्ग लोग। ठीक है, तो बड़ा खुश थे। लेकिन इसका कारण क्या था, ये क्वेश्चन आपसे बन जाए, इसका क्या कारण था, इसका बैकग्राउंड क्या रहा कि ये जो है अधिनियम आया था? तो देखिए, ये इसलिए आया था, आप लोग जानते होंगे कि 1857 में जो है बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। इसके लिए हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हिस्ट्री चल भी रही है, आप लोग हिस्ट्री भी देख रहे होंगे। और कंपनी की जो नीतियाँ थी उसके लिए आया था। तो अभी देखिए इसके लिए क्या प्रावधान किए गए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए थे। देखो, तो महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो क्या किए गए। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन की है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था। व्यापारिक अधिकार तो पहले ही खत्म कर दिया गया था। सारी कंपनी, कोई भी कंपनी आ सकती थी ब्रिटेन की और भारत में व्यवसाय कर सकती थी। बस उसके बाद क्या, उसके पास प्रशासन की शक्ति थी। जो ब्रिटिश लोग, जो मतलब ब्रिटिश संसद जो है कानून बना रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी लागू कर रही थी। अब क्या कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति ही कर दी गई। अब खाली वो व्यापारिक मात्र रह गया। ठीक है, अब व्यापार करेगी खाली, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, पीट्स एक्ट के द्वैध शासन की बात मैंने कही थी वहाँ पर, तो कोड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, तो इसकी भी समाप्ति कर दी गई। ठीक है, अब क्या है कि भारत यहाँ पर जैसे देखो, ये इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण अगर बात कही जाए तो ये है नंबर तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, और इसी हिसाब से अगर देखें तो पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल, तो ये अंतिम हो गए, और पहले वायसराय कौन बनेंगे? लॉर्ड कैनिंग। तो ये अब आपको ध्यान रखना है बात। ठीक है, और देखिए इसी के साथ साथ क्या हुआ था कि एक पद बनाया गया, नया पद बनाया गया, इसका नाम रखा गया भारत सचिव। तो भारत सचिव का नया पद बनाया गया और जो ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था, तो भारत सचिव का पद कब बनाया गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम में। और इसी के दौरान अगर देखते हैं तो इसका जो पहला भारत सचिव का जो नाम था वो क्या था? पहले भारत सचिव का नाम था लॉर्ड स्टैनली। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉर्ड स्टैनली। तो ये आपको याद रखना, और इन्होंने ये एक्ट को प्रेजेंट किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए सदस्यों का जो वेतन है वो कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय कोष से। ठीक है, और ICS भी इसके अंडर में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रावधान किया गया कि भारत में मुगलों की पूरी तरीके से समाप्ति हो गई। ठीक है, तो पहले पेंशनर थे, अभी तक काम चल रहा था, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद मुगलों की पूरी तरीके से समाप्ति हो गई है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि भारत में व्यक्तिगत सिद्धांत, ये जो व्यक्तिगत सिद्धांत है इसके जनक किसके कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। तो व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था। और देखिए इन्होंने क्या हुआ था, इस एक्ट में क्या कहा गया कि जो भारत के लोग जो हैं, जो रियासतें हैं और जो धार्मिक संस्थाएं हैं,
धार्मिक मामले हैं उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस एक्ट में ये बताया गया था, क्योंकि धार्मिक मामले में हस्तक्षेप होते हुए ये 1857 का, ठीक है, क्रांति हो गई थी। तो अब ये ऐसी गलती नहीं करने वाले थे, समझ गए। तो आगे देखते हैं, अब देखते हैं अगला, देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 देखते हैं हम लोग। तो इसके प्रावधान व महत्व क्या है इसका, देखिए, पुनः विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया। पुनः विकेंद्रीकरण, देखिए हुआ क्या था, 1837 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या कहा था मैंने कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो हो गया था केंद्रीकरण, तो सारी शक्ति गवर्नर जनरल के पास थी। तो अब क्या हुआ कि इस एक्ट के आने के बाद पुनः विकेंद्रीकरण हुआ है, ठीक है। और 3 नवीन जो हैं प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया। बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो बलूचिस्तान का स्थान था आसपास, और ये पंजाब। तो ये 1862 में बंगाल विधान परिषद की स्थापना हुई। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 1866 और पंजाब में 1897। ये देखिए यहाँ पर ये स्थापना की गई, ठीक है। अब देखिए विकेंद्रीकरण करना है ना, तो महाराष्ट्र और मद्रास को भी स्वतंत्र कर दिया गया था, वहाँ पर भी अपना काम वो चला रहे थे, ठीक है, क्योंकि विकेंद्रीकरण का मतलब शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए कि शक्तियों का बंटवारा हुआ है, तो मैंने बताया था कि जो 1773 का जो एक्ट था उसमें 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो देखिए एक ही कोर्ट था, तो इसका भी विकेंद्रीकरण करेंगे। तो देखिए उच्च न्यायालय एक्ट बना 1861, इसमें बम्बई, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, ठीक है, हाईकोर्ट की स्थापना हुई 1862 में महारानी विक्टोरिया के द्वारा, ठीक है। कौन कौन से, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, 1862 में। देखिए एक्ट कौन सा है, 1861 एक्ट है, और स्थापना कब हुई थी, 1862 में। अभी भी इनके देखिए नाम यही है, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता ही नाम बोलते हैं इनको भी, ठीक है। और वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक 5वां सदस्य जुड़ा, ठीक है, जो मतलब कह सकते हैं कि पब्लिक सर्वेंट था वो, ठीक है। और केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, और अधिकतम संख्या हो गई 12, ठीक है। अब ये 12 जो है अभी तो बताता हूँ मैं आपको, नामांकित किए जा सकते थे। आधे सदस्य जो हैं इसमें गैर सरकारी होने चाहिए, और पहली बार गैर सरकारी सदस्यों के रूप में जो है 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। तो यहाँ पर मैंने जो इतना बताया आपको लाइन ये इसीलिए बताई है क्योंकि पहली बार जो है जो केंद्रीय विधान परिषद है इसमें 3 जो हैं भारतीयों को शामिल किया गया था। अब ये 3 भारतीय कौन कौन हैं इनके नाम आप देख लो। देखिए 3 भारतीय शामिल किए गए थे, इनका नाम क्या है देख लो भाई। देखो एक तो पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, ठीक है, और बनारस के जो है बनारस के राजदेव नारायण सिंह और सर दिनकर राव, ये 3 व्यक्ति जो हैं ये पहले केंद्रीय विधान परिषद में शामिल हुए थे, ठीक है। और देखिए इसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, ठीक है। तो अचानक कोई भी बदलाव अगर लाना हो, ठीक है, तो कुछ बैठक वगैरह नहीं चल रही होगी, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि अध्यादेश क्या होता है। लेकिन पहली बार जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो अब आता है रॉयल टाइटल एक्ट शाही उपाधि अधिनियम 1876। ये उसमें नहीं दिया था लेकिन ये अलग से पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था कि महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया था कब, 1876 के जो एक्ट था शाही उपाधि अधिनियम भी बोलते हैं इसको, रॉयल टाइटल एक्ट। तो इसमें क्या होता है कि भारत की जो महारानी को जो विक्टोरिया थी उनको भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था, और विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, ठीक है। ये कौन सा था, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत जो विक्टोरिया रानी थी उनको कह दिया था कि केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। और इस समय अगर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछे कौन है, तो इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था डिज़रायली या डिसरायली ऐसे बोलते हैं। और वायसराय कौन था, लिटन, वायसराय था लिटन। और 1 जनवरी 1877 को लिटन ने दिल्ली दरबार लगाया था। दिल्ली दरबार देखिए 3 हुए हैं अभी तक, दिल्ली दरबार अभी तक मतलब क्या इतिहास में दिल्ली दरबार 3 लगाए गए थे। तो इसको देख लो एक बार क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि भारत में कुल 3 दिल्ली दरबार जो है लगे हैं। देखिए कुछ यहाँ पर देखिए आप लोग टाइपिंग में कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, तो कुछ सेटिंग है जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। हालांकि टाइपिंग में जो है बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, लेकिन कुछ सेटिंग है जो कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जब पैराग्राफ चेंज करो तो पैराग्राफ नहीं, जब लाइन चेंज करो तो क्या पता मतलब अपने आप कुछ और टाइप हो जाता है, तो कभी ध्यान ना रहा तो गलत टाइप हो जाता है। तो देखिए पहला दिल्ली दरबार लगाया था वो लगाया था 1877 में लिटन द्वारा, और दूसरा लगाया गया था 1903 में कर्जन द्वारा, और 1911 में लगाया गया था हार्डिंग द्वारा, जहाँ पर दिल्ली जो है राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, ये वाला 1911 हार्डिंग द्वारा लगाया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है,
अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या हुआ था, देखिए वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन। देखिए अब जो है वायसराय इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो वायसराय आपको बताना पड़ेगा क्योंकि वायसराय से क्वेश्चन बनता है। भारतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य हेतु एक प्रकार की प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली जो है आरंभ हुई थी। ठीक है, निर्वाचन प्रणाली आरंभ हुई थी। और देखिए बजट व लोकहित मामले में भी भारतीय लोग बात कर सकते थे और दिन की पूर्व सूचना पर जो है प्रश्न पूछने का अधिकार था। ठीक है, और देखिए मतदान का अधिकार था, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे तब के मामले में। पूरक प्रश्न क्या होता है कि जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि पॉलिटी में, सॉरी यूपी SSC में पीईटी में जो है हिस्ट्री आएगी क्या, तो मैं कहूँगा हाँ आएगी। तो आप पूछेंगे इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, चैप्टर होंगे, तो मैं कहूँगा ये हो जाएगा पूरक प्रश्न। ठीक है, प्रश्न के ऊपर प्रश्न करना पूरक प्रश्न कहलाता है। तो तब जो भारत परिषद अधिनियम था 1892 का, इसमें क्या था कि इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, लेकिन हाँ प्रश्न पूछ सकते थे, उसका जवाब कुछ भी आए आप उस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब आता है आपका ये भारत परिषद अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार 1909। देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले सुधार भी कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि भारत सचिव जो थे, भारत सचिव मॉर्ले था और वायसराय कौन था, लॉर्ड मिंटो या मिंटो था। ठीक है, देखिए ऐसा था जो वायसराय था, ये लोग रिपोर्ट अगर करने की बात करें तो रिपोर्ट कैसे करते थे, तो जो वायसराय था वो रिपोर्ट करता था सचिव को, सचिव करते थे ब्रिटिश संसद को, और ब्रिटिश संसद करती थी विक्टोरिया यानी जो भी महारानी राजा जो भी हैं उनको। मतलब वायसराय किसको रिपोर्ट करते थे, भारत सचिव को, भारत सचिव किसको रिपोर्ट करते थे, ब्रिटिश संसद को, और ब्रिटिश संसद रिपोर्ट करते थे महारानी या महाराजा को। ठीक है, तो ये जो वायसराय था ये तो रहता था भारत में ही, और जो बाकी लोग थे सचिव थे, भारत सचिव जो थे ये इंग्लैंड का पद था, मतलब इंग्लैंड में ही रहते थे, यूके में ही रहते थे। ठीक है, तो इस समिति की सिफारिश क्या किसने की थी, जॉर्ज अरुंडेल ने की थी इस समिति की सिफारिश। कारण क्या था, कारण था 1905 में बंगाल विभाजन और कांग्रेस द्वारा होम रूल की मांग की गई थी। 1906 में मांग की जा रही थी और मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी 1906 में। ठीक है, देखिए कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो चुकी थी और कांग्रेस अब जो है आगे आ रही थी बार बार और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही थी। अगर एकदम से तेज कर देती तो कांग्रेस को अंग्रेजों लोग वहीं पे ख़त्म कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा होम रूल की मांग की जा रही थी। ठीक है, और इसका प्रावधान महत्व क्या हुआ देखो समझो, ये जो प्रावधान का महत्व क्या है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय का प्रवेश हुआ। ठीक है, जो कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें पहली बार किसी भारतीय को प्रवेश मिला था। ठीक है, इस एक्ट के तहत जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, और भारत सचिव की परिषद में पहली बार दो भारतीयों, भारत सचिव की भी परिषद थी तो उसमें पहली बार दो भारतीयों को शामिल किया गया था। एक थे KG गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं, KG गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी। और जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें सबसे पहले भारतीय को शामिल किया गया था किस एक्ट के तहत, 1909 एक्ट के तहत, मिंटो मार्ले सुधार के तहत, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को। ठीक है, देखो इसमें क्या बदलाव हुआ था कि देखिए इसमें क्या था कि आप बजट में पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, ये बदलाव कर दिया गया था, बहस कर सकते हैं, मत दे सकते हैं, अपने प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। ठीक है, बजट, चलिए पहली बार चुनाव का प्रावधान किया गया, सीमित चुनाव था और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के जनक किसे कहा जाता है, तो मिंटो को कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था कि मुस्लिम के लिए अलग जो है चुनाव होंगे और मुस्लिम लोग ही वोट डालेंगे। ठीक है, जैसे 100 सीटें हैं, जैसे 15 सीटें मुस्लिम के लिए कर दी गई तो मुस्लिम लोग ही उस पर वोट करेंगे, हिंदू लोग वोट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है, मिंटो को कहा जाता है। पहली बार चुनाव का प्रावधान हुआ। और देखिए वोट जो डालेंगे ना, तो वोट कोई ऐरा नहीं डालेगा, जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग होंगे या बहुत बड़े आदमी होंगे, मतलब जमींदार होंगे, वो लोग वोट करेंगे इस पर। ठीक है, महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार मिल गया था। देखो अब आते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्ट जो अभी बताए मैंने, इस पर मैंने हिस्ट्री को नहीं शामिल किया है क्योंकि हिस्ट्री को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है,
ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक इतिहास कि कैसे हम लोगों का भारत का संवैधानिक इतिहास बना था। तो देखिए तब भारत में जो शासन लागू हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1919, ये गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ। तो ब्रिटेन में राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। और भारत सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू। भारत सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू। और चेम्सफोर्ड जो हैं ये वायसराय थे। देखिए जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो तब भी क्वेश्चन बनता है कि उस समय कौन वायसराय थे, तो आपको लगाना है चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे। इसके अगर बैकग्राउंड की बात करते हैं तो बैकग्राउंड क्या था? होम रूल आंदोलन था, प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, गांधी जी आ चुके थे, ठीक है, और सुधार की कुछ मांगे हो रही थी, तो ये पृष्ठभूमि थी। ठीक, देखिए प्रावधान क्या क्या इसमें किए गए थे, प्रावधान समझ लो। देखो प्रावधान ये किए गए कि जो केंद्र है उसमें द्विसदनात्मक विधायिका लाई गई। तो एक बना राज्यसभा, जिसको उच्च सदन बोलते हैं, और एक बनी विधानसभा। टोटल सदस्य की बात करें उस समय तो 60 सदस्य होते थे, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे। ठीक है, और इसमें 144 सदस्य थे विधानसभा के। ठीक है, और निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 104, और 40 मनोनीत होते थे। ये सब मैंने आपको पहले से पढ़ाया है यूपीएससी के बैच में। ठीक है, जब बोर्ड पे पढ़ा रहे थे। ठीक है, और इसमें महिलाओं को वोट का भी अधिकार मिला। और देखिए कैसे लोग वोट देंगे, मैंने बताया वोट देंगे ऐसे लोग जो शिक्षित होंगे। ऐरा गैरा वोट नहीं देगा, जो शिक्षित होंगे या पढ़े लिखे होंगे, मतलब पढ़े लिखे होंगे, बहुत बड़े आदमी होंगे, ठीक है, रुतबेदार लोग वोट करेंगे जाके। ठीक, अब देखो यहाँ पर लिखा है प्रांतों में राज्यों में द्वैध शासन या उत्तरदायी शासन लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी सिस्टम लागू किया गया, या उत्तरदायी शासन बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये बन जाता है कि द्वैध शासन या डायरकी शासन के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लियोनस कार्टियस को। इस शासन द्वारा विषयों का विभाजन हो गया, जैसे जो अभी समवर्ती सूची और राज्य सूची चल रही है ना, संघ सूची, इस टाइप से इसमें क्या हुआ? शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया भैया। ठीक है, तो जो आरक्षित सीटें थी जैसे कि वायसराय परिषद द्वारा, ये विषय कौन कौन से संभालते थे? राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस। ठीक है, और हस्तांतरित कौन थे? मंत्रियों द्वारा, जो विषय थे स्थानीय स्वशासन, कृषि, ठीक है, शिक्षा और कृषि व्यवस्था, तो ये लोग संभालते थे। तो ये डायरकी सिस्टम था। डायरकी सिस्टम के जन्मदाता कौन है? लियोनस कार्टियस। ये आपको नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रत्यक्ष मताधिकार प्लस महिला मताधिकार को, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है मैं देखूँ जरा ऊपर, कर संपत्ति शिक्षा के आधार पर। ठीक है, ये, और देखिए इसके बाद क्या, मतलब प्रत्यक्ष मताधिकार की बात की गई थी, ठीक है, और प्लस महिला मताधिकार भी था यहाँ पर। ली आयोग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बात हो जाती है कि ली आयोग की स्थापना हुई थी 1926 में, जिसके तहत यूपीएससी की स्थापना हुई थी। ली आयोग कब आया था? 1926 में। इसके तहत जो है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, और कैग की नियुक्ति, ठीक है, इसी एक्ट के तहत हुई थी। और गवर्नर परिषद में 6 में से 3 भारतीयों को शामिल किया गया। केंद्र व राज्य के लिए अलग अलग बजट जो है प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये किसमें? 1919 का अधिनियम। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन का आधार बढ़ा यहाँ पर। और भारत सचिव का वेतन भारत से नहीं, अब भारत सचिव का जो वेतन है वो भारत से नहीं दिया जाएगा, और इसका नाम जो पोस्ट का जो नाम है, इसका नाम बदल गया। इसका नाम बदल क्या हो गया? भारत उच्चायुक्त एक्ट को ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नवंबर 1927 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन हम लोग हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं बता दूं हल्का सा क्या हुआ था कि जो 1919 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, इसमें जो भी मतलब इसकी एक तरीके से कहें विवेचना या मतलब कहें प्रगति रिपोर्ट के लिए ये 1927 में साइमन कमीशन आया था। इसमें सारे लोग अंग्रेज थे, कोई भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ था। और लाला लाजपत राय की इनमें लाठी के चार से मृत्यु हो गई थी 1928 में। तो नवंबर 1927 में ये भेजा गया था। आया कब था? 1928 में। ठीक है, तो ये बस इतना समझ लो। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कल देखते हैं 1935 का अधिनियम। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और तो भाई चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।